नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फिर थोड़ा वेस्ट बंगाल के चुनाव की बात कर ली जाए। कारण यह है कि देखिए, देश में बहुत से पर्व होते हैं, सारी जगह पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन जो बात दुर्गा पूजा में है वो भाई मैं बहुत सी स्टेट घूमा, बहुत से जगह पर्व मनाए। पूरा बंगाल जो है वो दुर्गा पूजा के समय पूरा दुर्गा पूजा मय हो जाता है। मतलब वहाँ इट इज समथिंग जो एक्सपीरियंस कर सकता है वही समझ सकता है कि कितना जोश से, कितने इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। उसी तरह से जैसा मुझे लगता है कि दो कारण हैं। जो दक्षिण के 3 जगह पे जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ की खबरें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह की बात वेस्ट बंगाल को लेके है, पश्चिम बंगाल को लेके है, वो बात बाकी इलेक्शंस में नहीं है। यहाँ पे पूरा जोर लगाई हुई है। उसका एक कारण शायद ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना पूरा जोर वेस्ट बंगाल में लगाया, उसकी वजह से भी शायद ये सुर्खियां ज़्यादा बटोर रहा है। कल 7 तारीख को कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सभा हुई। अच्छा, अब ब्रिगेड मैदान को, वहाँ ब्रिगेड मैदान वाले कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा जनसभा स्थल है। कुछ लोग गांधी मैदान को बोलते हैं, कुछ लोग रामलीला ग्राउंड को बोलते हैं, कुछ लोग बम्बई के आज़ाद मैदान को बोलते हैं। लोगों का अलग अलग है। और चेन्नई में जो मरीना बीच है वहाँ पे होता है, तो बीच तो मेरे ख्याल में, मैंने भी वहाँ 1-2 बार गया हूँ, देखा है उस समय मीटिंग को, वो भी बड़ा है। तो खैर, ब्रिगेड मैदान एक तरह से डिसाइड करता है कि वहाँ कितनी भीड़ होती है। अभी हम लोगों ने 28 फरवरी को वहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसको महाजोत या थर्ड फ्रंट के नाम से कर रहे थे, कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ की। उस मीटिंग में बहुत भीड़ थी। अब कोई कहता है 10 लाख थे, कोई कहता है कि 8 लाख थे, कोई कहता है 12 लाख थे, जो भी थे, लेकिन भीड़ बहुत थी और वो सारे विजुअल्स दिखाए गए थे। इस बार अभी जो कल मीटिंग हुई उसी ब्रिगेड मैदान में भाजपा ने एक मीटिंग की। अब उसके बाद ये आया जैसा आना था। इंडिया टीवी ने बताया कि बहुत ही भीड़ थी और उसके बाद विजुअल्स दिखाए। लेकिन आज 2 जगह, स्क्रॉल में और क्विंट में, उन लोगों ने एक ठीक से रिपोर्ट छापी है जहां पे उन्होंने विजुअल्स भी दिखाए और उन्होंने कहा कि 7 मार्च की बीजेपी की जो रैली थी उसमें भीड़ नहीं हुई थी। वो आप भी देख सकते हैं। मैं दोनों लगा दे रहा हूं इसलिए कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो एक उस रिपोर्ट के हवाले से यह है कि ये 2019 की कोई रैली थी कम्युनिस्ट की, उस रैली के विजुअल्स लगाए गए थे और उन्होंने बताया कि ड्रोन या किसके थ्रू कैसे कैसे कौन कौन से फोटो नहीं है। मतलब इस पे क्लेम और काउंटर क्लेम यह है कि ये शायद, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी रैली थी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं थी, कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं 4 लाख भी नहीं थे, इत्यादि इत्यादि। खैर, रैली का मैं इसलिए बहुत नहीं मानता हूं कि 2019 में ये कम्युनिस्टों की रैली की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में कम्युनिस्टों को 0 सीट मिली थी। मतलब रैली जितनी भी बड़ी हुई हो, लेकिन सीट के नाम पे 0 थे। अब मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है उस पर आना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने जाके जिस तरह से चुनाव की कमान संभाली कल, उस पर 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न मुझे इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ममता बनर्जी के भी प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे और आपके किसी के भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शैली और जिस तरह की बात कल वहाँ मन से कर रहे थे मोदी जी, मुझे कहीं ऐसा लगा कि वो अपने को रिड्यूस कर ले रहे थे वहाँ जाके। केवल भाजपा, जिसके केवल 3 एमएलए जीते थे 2016 में, उस 3 एमएलए की पार्टी के बराबर अपने को रिड्यूस कर ले रहे थे। तो मुझे ऐसा मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप, जब आप इलेक्शन रैली में जाते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो वो बातें कर रहे थे, जिस तरह के नारे लगवा रहे थे, सिंडिकेट और इत्यादि इत्यादि, मतलब बहुत छोटे स्तर के नारे लग रहे थे वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही और वो इंपॉर्टेंट बात हमारे और आपके लिए भी है।
उनका कहना यह है कि 10 साल से वेस्ट बंगाल में कोई तरक्की नहीं हुई है और इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। तो एक प्रश्न तो यह भी उठता है कि आपकी भी 7 साल से सरकार है, अगर देश के एक हिस्से में तरक्की नहीं हुई है तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब ये तो अजीब सी बात हुई ना। दूसरा, भाजपा के बहुत से लोग एक तर्क देते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तब ये ठीक से चलेगी। डबल इंजन मतलब जब केंद्र में भी वही हो और स्टेट में। ये हमारे बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर की मूल भावना के अगेंस्ट आर्गुमेंट है। हमारा स्ट्रक्चर ही यह है कि केंद्र की अलग व्यवस्था है, स्टेट की अलग व्यवस्था है, और इन व्यवस्था में क्यों टकराव आता है इस मतलब वो कहीं ना कहीं उसका बेसिक इंग्रेडिएंट ही को मैं मानता हूं कि उसमें जो इसकी बात करता है कि डबल इंजन के बिना यहां तरक्की नहीं होगी, वो उस मूल भावना के अगेंस्ट बात कर रहा है। अब वहां के जरा वेस्ट बंगाल इलेक्शन के कुछ इश्यूज की जल्दी से बात कर लें। ऐसा कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने कहा था कि हम डिलीवर करेंगे दादा, पर डिलीवर कर दिया दादू को। दादा और दादू का फर्क मैं बता दूं। दादा मतलब वो सौरव गांगुली की बात हुई थी कि भाई हम इनको अपना फेस बना के लाएंगे, लेकिन आ गए दादू। दादू मतलब 70 वर्षीय हो गए हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, तो वो अब दादू की श्रेणी में आ गए हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट की श्रेणी में आ गए हैं। तो वो वहां पे कल पेश किए गए बीजेपी के मंच पे। मिथुन चक्रवर्ती का एक आंदोलनकारी इतिहास रहा है। 1976 में अपना डेब्यू करने से पहले वो CPI-ML के कुछ लोग नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और ऐसा भी माना जाता है कि उनको कलकत्ता छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे थे। इस तरह की बातें भी कुछ लोग करते हैं। फिर पिक्चर में आ गए। उसके बाद वो हरदम कम्युनिस्ट लोगों के तरफ ओरिएंटेशन एक उनका था। 2014 में उन्होंने TMC के लिए रैली में, उस समय का जो जनरल इलेक्शन था, रैली की, और उनको पुरस्कार स्वरूप राज्यसभा की सांसद ममता बनर्जी ने राज्यसभा से सांसद बना दिया था। फिर 2016 में वो शारदा घोटाले में उनका नाम आया, उन्होंने इस्तीफा दिया और पैसा भी वापस किया। तो वो खुद ही कहते हैं, तो अगर पैसा वापस किया इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन किया था, और वो पैसा वो उनका कहना है वो वापस कर दिया। तो अब ये कितना अच्छा कितना बुरा ये अब आप लोग जानिए। कल उन्होंने मतलब मैं भी मिथुन चक्रवर्ती को बढ़िया एक्टर है, मैं भी फैन तो नहीं कहूँगा लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं वो, और ख़ास करके डांस जो करते हैं, आई एम अ डिस्को डांसर और क्या क्या डांस के रूप में उन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया है, और कई बार उनको पुअर मैन अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। कल उन्होंने एक जो बात कही वो मैं बहुत सी चीज़ें समझता हूँ बंगाल पॉलिटिक्स की, लेकिन जो उनका ये कहना कि मैं कोबरा हूँ और कोबरा के माफिक में अगर डस दूंगा तो चित्र खिंच जाएगा, ये कुछ मतलब कोबरा होना मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छी उपाधि नहीं है, क्योंकि अगर आप कोबरा हैं तो आप विभीषण भी हैं। तो विभीषण होना, कोबरा होना, अब ये हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि आप बहुत इससे क्रांतिकारी दिखेंगे कोबरा होने से, लेकिन कोबरा का किसी भी तरह से उपमा मेरे हिसाब से खराब थी। कल ही ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक बड़ी रैली की, और वहां पे उन्होंने उस पूरी रैली का जिस तरह से वो उसको चला रही थी, गाइड कर रही थी, वो उन्होंने मूल रूप से LPG और पेट्रोल प्राइसेस को अपना मूल मुद्दा बनाने की कोशिश की। वहाँ पे बड़े गैस सिलेंडर लगाए गए, और उस पर मतलब क्योंकि ये आज घर घर की समस्या हो गई है, पेट्रोल प्राइस और LPG प्राइस, और वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि खिला हो मतलब अब हमारा उनका डायरेक्ट बीजेपी के साथ फाइट है। कारण उसका एक ये भी हो सकता है कि देखिए आज की तारीख में ये कह देना कि मतलब थर्ड फ्रंट को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, मैं नहीं रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अचंभित नहीं रहूँगा अगर मतलब जो थर्ड फ्रंट है, जिसको अभी ये माना जा रहा है कि इट हैज़ नॉट स्टार्टेड, कि उसको तीसरे नंबर पे लोग रख रहे हैं, अगर वो दूसरे पे भी आता है तो मैं उससे अचंभित नहीं रहूँगा, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल उसको रूल आउट, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ममता बनर्जी उसको रूल आउट इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको जो एंटी बीजेपी वोट चाहिए वो उनको चाहिए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि खिला हो बे हमारा और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है। तो मूल कारण उसके पीछे ये है कि वो जो एंटी बीजेपी वोट को सब अपने पास लाना चाह रहे हैं, और इसको जो परिवर्तन रैली या इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक
बात और ममता बनर्जी ने कही, उन्होंने कहा जब कोरोना काल में जो आज ये कह रहे हैं कि हमें इतनी फिक्र है, प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि फिक्र है बंगाल की, एक बार भी नहीं आए थे, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ही थ्रू सारा कांटेक्ट रख रहे थे। और जो वहाँ ब्रिगेड मैदान में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री का ये कहना कि लूट हो रही है और सिंडिकेट है, आप क्या कर रहे हैं? आपका ईडी और सीबीआई तो जब सुशांत सिंह राजपूत से लेके दिशा रवि कहां कहां पहुंच जाता है, तो आप ये सिंडिकेट के लिए क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? खैर, यहां पे पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा सिंडिकेट तो मोदी और शाह है। ये कल की रैली में उन्होंने सिलीगुड़ी में इस बात को कहा। एक बड़ी बढ़त मेरे हिसाब से तृणमूल कांग्रेस ने अभी ले ली है। बंगाल में 294 सीट हैं। महाजोत का अभी अपना चल रहा है सीट शेयरिंग अरिंग का, 94 कांग्रेस लेगी तो कितना सीपीएम लेगी, कितनी सीपीआई लेगी, कितनी आईएसएफ लेगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 294 में 291 सीट्स अनाउंस कर दी, 3 उन्होंने अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ी हैं। और उसका कॉम्पोजिशंस मैं आपको बता दूं क्योंकि वो थोड़ा इसलिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है कि वो आपको भी समझ। अच्छा, इसके उलट बीजेपी अभी तक 57, जो बीजेपी पिछले 3-4 वर्षों से इसकी तैयारी कर रही है, अमित शाह साहब जा रहे हैं, सुबह से शाम तक तैयारी हो रही है, वो अभी तक केवल 57 लोगों को ही टिकट दिया है। अच्छा, अब बीजेपी का चक्कर शायद ये भी होता है कि किसको किसको कहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो असंतुष्ट होंगे तो उनको लाएंगे, शायद इन सब कारणों से नहीं है। लेकिन जहाँ तक क्लैरिटी की बात है, मैनेजर के रूप में इस समय प्रशांत किशोर अमित शाह के मुकाबले 20 नजर आ रहे हैं कि उनका होमवर्क ठीक है, उन्होंने सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी। अभी यहाँ पे थोड़ा बीजेपी में पशोपेश है। इन्होंने 27 एमएलए के टिकट काटे हैं, जिसको बोला जाता है, सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया। 80 साल के जो ऊपर लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। इस 291 में 51 सीट महिलाओं को 18%, 79 सीट शेड्यूल कास्ट को 27%, 17 सीट शेड्यूल ट्राइब को 6%। जबकि अभी जो इस समय टोटल हैं 294 में 84 सीट ही रिजर्व हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो उस 84 की जगह इन्होंने 96 सीट, 12 सीट ज़्यादा दी हैं उस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को। 35 मुसलमानों को दिया है 12% और 19 ओबीसी को दिया है 7%। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पे बहुत साल पहले नहीं, काफ़ी समय पहले जब 2019 का इलेक्शन हो गया था तो उस पर प्रशांत किशोर की भी एक रिपोर्ट आई थी, बहुत जगह है, कि उस 84 में से तृणमूल कांग्रेस को 58 सीट मिली थी, वो 84 जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की हैं। और उस समय प्रशांत किशोर का यह मानना था कि ये 58 सीट ही डिसाइड करेंगे कि हम अगला इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 2019 इलेक्शन में इन 84 सीटों में बहुत सी जगह बीजेपी आगे रही थी। और उसका एक प्रमुख कारण ऐसा माना जा रहा था कि जो SC ST के जो कैंडिडेट थे तृणमूल कांग्रेस के, वो अपने जो कंस्टिट्यूंसी थी, जो उनके मतदाता थे, उनसे कट ऑफ हो गए थे, उनसे उनका वो कंटैक्ट नहीं रहा था। तो ये माना जा रहा है इस इलेक्शन में भी कि इनके लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए करो या मरो की बात इस रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज में है। एक बड़ा काम और है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, ममता बनर्जी की जो जैसे बोलते हैं ना, शी सो श्योर ऑफ हरसेल्फ, वो नंदीग्राम से उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बदली, जहां से वो पिछले मतलब करीब 2-3-4 दशकों की उनकी पूरी पॉलिटिक्स भवानीपुर से थे, उसको चेंज करके वो अब नंदीग्राम आई हैं। और नंदीग्राम वो अपने ही एक सहयोगी जो अब बीजेपी में चले गए, उनके गढ़ से चुनाव लड़ रही हैं और केवल एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि अव्वल तो चीफ मिनिस्टर लोग अब चुनाव लड़ना बंद कर दिए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कहीं पे अब नहीं। इवन अखिलेश यादव भी, मैं इसलिए नाम से लेकर रहता हूं, मुझे अफसोस और दुख होता है जब ये चीफ मिनिस्टर विधानसभा की जगह विधान परिषद का रास्ता देखते हैं। मैं बिल्कुल इस ओपिनियन का हूं कि देश का प्रधानमंत्री लोकसभा से के द्वारा चुनाव हुआ होना चाहिए और किसी भी जगह का चीफ मिनिस्टर विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ममता बनर्जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ रही हैं और केवल एक जगह से लड़ रही हैं, तो वो भी उनके कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। और 2 जगह, भाई वो भी 2 जगह से लड़ सकती थी, लेकिन ये एक वो ठीक काम कर रही हैं। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और हैं, क्योंकि जैसे मोदी जी ने इसको अपनी
पर्सनल प्रेस्टीज इशू बना रहे हैं, उसी तरह से अमित शाह भी वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि जो वो मतलब जो बेसिक ममता बनर्जी ये कह रहे हैं ना कि मैं बंगाल की लड़की हूँ इसलिए मुझे आपको हक, मेरा हक है यहाँ वो करने का, वो बंगाल की लड़की वाले थीम को डेवलप कर रही हैं। तो अमित शाह ने कहा है कि इस बार हम लड़की को विदा कर देंगे। एक तो ये भी बहुत खराब वो है। अब तो हिंदू लॉ में भी हो गया है कि लड़की का भी शेयर पिता की संपत्ति में होता है, तो आप विदा भले ही कर दें लेकिन शेयर तो उनका रहेगा ही रहेगा। दूसरा एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, सो सोशल उसकी बात है, सामाजिक। बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत जमाने से माँ या पिता की मृत्यु पे मुखाग्नि लड़की को देने का अधिकार है। ये बाकी जगह नहीं है, मतलब देते हैं बहुत जगह अलग बात है, लेकिन वहां पे ये सार्वजनिक रूप से एक्सेप्टेड एक नॉर्म है जहां पे लड़की भी मुखाग्नि देती है। तो अमित शाह को शायद बंगाल की ये बेसिक न्यूएंसेस नहीं पता है कि वहां लड़की विदा इस तरह से नहीं होती जिस तरह से उनके शायद गुजरात में करके उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। और लड़की का चाहे कुछ भी कह लीजिए, मायका तो मायका होता ही है। तो ये बात नहीं। दूसरा, अमित शाह वहां बार बार कह रहे हैं कि हम 33% रिजर्वेशन करेंगे, 33% महिलाओं के रेफरेंस में। मतलब ये भी बेमानी बात लगती है। ये बात मुझे इसलिए बेमानी लगती है कि जब भाई 33% अपने यहाँ लोकसभा में आपकी वो है मेजॉरिटी है, राज्यसभा में मेजॉरिटी हो गई है, सारी स्टेट में आप 33% महिलाओं का पहले आरक्षण तो दिला दीजिए, उसके बाद अगर आप ये कहें तब ठीक लगेगा। एक आदमी की और बात कर लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। पीके ने एक इंटरव्यू भी दिया है और पीके बार बार ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में भाजपा चाहे कुछ कर ले वो जीत नहीं रही है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो ट्रिपल फिगर अगर 100 क्रॉस कर देंगे तो पीके जो अपना ये काम करते हैं कंसल्टेंसी का और इलेक्शन लड़ाने का, वो इस काम को जीवन भर के लिए छोड़ देंगे। एक दूसरा, जब उनसे ये पूछा गया कि एक उन्होंने राहुल कंवर को एक इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए किसी भी सूरत में बीजेपी जीत सकती है? तो उन्होंने कहा बस एक है, बालाकोट या कुछ कहीं अटैक करवा दिया जाए या हो जाए। मतलब वो भी है ना, मोदी जी कहते हैं कि मैं नसीब वाला हूं, तो मोदी जी के नसीब से, बीजेपी के नसीब से अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई आक्रमण हो जाता है और उस आक्रमण को ये दिखा दिया था तो प्रशांत किशोर के अनुसार तब बीजेपी के कुछ चांसेस हैं। लेकिन अगर देश के ऊपर आक्रमण नहीं होता है तो बीजेपी के कोई चांस नहीं है। मैं जल्दी से दो बात कह के और इसको खत्म करूंगा। और मेरे हिसाब से ये दो इश्यूज भी जरूर होने चाहिए। और चूंकि प्रधानमंत्री इसको इस इलेक्शन को बहुत हाई पिच पे ले जा रहे हैं, तो दो प्रश्न पूछने की जरूर जरूरत है। ये 8 फेज का इलेक्शन क्यों हो रहा है? मतलब इसका जवाब भी तो एक आम आदमी को मिलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए 8 फेज क्यों कर रहे हैं, बाकी जगह 1 फेज, यहां पे 8 फेज। दूसरा, मेरे हिसाब से वो इस समय बहुत से इश्यूज हो रहे हैं, रीजनल प्राइड की बात हो रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विद्यासागर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, किसका नाम, विधान चंद्र राय, सबका नाम ले रहे हैं। एक बात और जरा पूछ लेनी चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपके जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी मृत्यु जम्मू में हुई थी और संदिग्ध अवस्था में हुई थी, जैसा आप लोग कहते हैं। जेल में थे और वहां कोई इंजेक्शन गलत लग गया था। 2004 में अटल जी ने इसकी मांग की थी, 2011 में बीजेपी ने इसकी मांग की थी। आपकी सरकार है 2014 से, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदिग्ध अवस्था में मृत्यु की जांच क्यों नहीं करवाते हैं? ये प्रश्न भी बंगाल के लोगों को मेरे हिसाब से आपसे पूछना चाहिए। अब बाकी तो जो इलेक्शन होगा सीट वाइज जरा सबके एक बार वो कैंडिडेट्स हो जाएं, सबके उम्मीदवार घोषित हो जाएं, तो सीट वाइज भी हम लोग कुछ ना कुछ इस पे एक आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।